हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछली वीडियो में पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ लिया था। आज की वीडियो को हम डचों के आगमन से शुरू करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए थे। तो जो डच थे वो हालैंड, जिसे अब नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, उसके निवासी थे। तो सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में जो डचों का पहला अभियान दल था, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था। जो सुमात्रा द्वीप है ना, वो इंडोनेशिया में था। तो सबसे पहले जो डच थे वो सबसे पहले एशिया में कहाँ आए थे, तो इंडोनेशिया में आए थे। तो 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हालैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से, किस नाम से, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की थी। इसके बाद क्या हुआ, तो सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वादेर हेक के नेतृत्व में जो डचों का पहला अभियान दल था उसको भारत भेजा गया था। और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कोचीन में। उसी तरह डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, जो कि भारत का पूर्वी तट था। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था ना कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियां थी वो पश्चिम भाग में स्थापित की थी। वहां पर इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए जो डच आए थे वो भारत के पूर्वी तट पर आए थे और इन्होंने भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बना दिया था। और ये लोग यहाँ पर स्वर्ण पैगोडा, जिसे हम सोने की मुद्रा कहते हैं, वो ढालते थे। अब हम आगे देखते हैं। तो 1653 ईस्वी में क्या होता है कि डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा, जो आप देख रहे हैं, यह है चिंसूरा। तो डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से ही सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। और जो डच लोग थे वो भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली थे ये भारत में मसालों का निर्यात करते थे, लेकिन जो डच लोग हैं वो भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे, बल्कि जो सूती वस्त्र है, नील है, शोरा है, कच्चा रेशम है, अफीम है, नमक है और चावल है, इन सभी का निर्यात करते थे डच लोग। तो डचों के बाद भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन होता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण भी रहा। क्योंकि इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए थे, इसीलिए इसे ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई थी, जिसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर भी थे। तो जब यही कंपनी भारत में आई थी तो इसी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी थी एक प्रकार की, जिसने भारत पर अधिकार किया था। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो कि बाद में देखा जाए तो महारानी के कंट्रोल में चली जाती है, पर पहले ये एक प्राइवेट कंपनी होती है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आती है और भारत में एक तरह से अपना कंट्रोल बना लेती है। तो आगे अब हम देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा 1601 में हुई थी, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई थी? इंडोनेशिया गई थी। सबसे पहले 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से, आप जहाज का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में पहुंचा था। भारत में कहाँ पर पहुंचा था? तो सूरत में पहुंचा था, जो कि हेक्टर नामक जल जहाज से आया था। जहाज का नाम भी आप याद रखिएगा, हेक्टर नामक जल जहाज। और इसी जहाज में कैप्टन हॉकिंस अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंचा था। और भारत में कहाँ गया था? तो सूरत में। तो यह भारत में किससे पहुंचा था? तो हेक्टर नामक जल जहाज से पहुंचा था। और यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी, और जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपनी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी।
इनकी जो पहली स्थायी फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगी थी, मगर जो अस्थायी फैक्ट्री थी वो सूरत में लगी थी। तो इसे अस्थायी फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब अंग्रेज आए थे ना, इन्होंने जब सूरत में अपनी फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया तो उस समय जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उन्होंने फैक्ट्री बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। तो निर्माण कार्य तो शुरू हो गया था पर फैक्ट्री बन नहीं पाई थी। उसके बाद इन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। इनकी जो पहली स्थायी फैक्ट्री थी ये, पर जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी वो सूरत में बनी थी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे क्या होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे वो सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसब और खान, जिसे हम इंग्लिश खान की उपाधि के नाम से जानते हैं, यह जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी थी या इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, तो किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी। उसके बाद आगे देखते हैं। तो 1611 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो अंग्रेज थे उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी। तो 1613 ईस्वी में जो सूरत वाली फैक्ट्री थी ना, इसे भी स्थायित्व प्राप्त हो गया क्योंकि अब जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी थी। इसीलिए जो 1613 ईस्वी में जो सूरत की अस्थायी फैक्ट्री थी वह अब स्थायी फैक्ट्री में बदल गई थी। तो अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। और स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। तो अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री पहली कहाँ लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। और स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री पहली लगाई थी। उसके बाद आगे क्या होता है? तो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था और यह 3 वर्षों तक, यानी कि 1615 में आया था और 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। और इसने क्या किया? तो इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त कर लिए थे मुगल बादशाह से। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी ने धीरे धीरे अपने कदमों को मजबूत किया। तो जैसा कि हमने देख लिया कि टॉमस रो ने मुगल बादशाह से व्यापार करने और व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद क्या होता है? तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। तो गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्हें 500 पाउंड का वार्षिक कर देने के बदले में गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उनसे व्यापार करने का अधिकार ले लिया था। क्योंकि जो ये फैक्ट्रियाँ थी इनका काम था व्यापार करना, तो इनका तो जो व्यापार था वो कैसे होगा? तो इनके लिए जो बंदरगाह थे यानी कि पोर्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? तो 5 वार्षिक कर देकर अब्दुल्ला कुतुब शाह को उसके बदले में गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उन पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से भी अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी कराया था। तो अब हम एक एक करके देख रहे हैं ना कि कैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपने कदमों को मजबूत करती है। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? तो मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया और यहाँ पर इन्होंने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी कराया था। उसके बाद आगे क्या होता है कि 1651 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया था और इस विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो जाता है। यानी कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ तो पुर्तगालियों ने क्या किया? अंग्रेजों को दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। उसके बाद क्या होता है? तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र भी बन गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया था और यह भारत के
पूर्वी क्षेत्र में जो बस्तियां थी ना, उन सभी का केंद्र बन गया। और जो फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सर चार्ल्स आयर थे। उसके बाद क्या होता है, तो 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में पहुंचा। और इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर भी था। तो हैमिल्टन ने क्या किया, डेनिश कंपनी का भारत में आगमन होता है। तो डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए थे और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की थी इन्होंने। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। तो डेनिश कंपनी से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस इतना ही पूछा जाता है। आपको केवल इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? तो जो डेनिश थे वो डेनमार्क के निवासी थे, एक तो ये बात याद रखनी है। और ये 1616 में भारत आए थे। कौन? डेनिश कंपनी। और इन्होंने बंगाल में स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की थी और इनकी यही बस्ती भारत में इनका मुख्य केंद्र बन गई थी। डेनिश कंपनी के बाद भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई एक्स14 के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले 1667 ईस्वी में एंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान भारत में सूरत पहुंचा था और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की भी स्थापना की थी। किसने? फ्रांसीसी कंपनी ने। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की थी? तो सूरत में की थी, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं और आगे चलकर 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की थी। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ था। तो यही है चंद्रनगर नाम का एक प्रसिद्ध बस्ती, जो कि बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की थी। इसके बाद 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया था और यहाँ का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस मार्टिन था पांडिचेरी का गवर्नर। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया था। इसी के समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे और सबसे आखिर में पुर्तगाली ही भारत से गए थे, क्योंकि 1947 में हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए थे, पर जो पुर्तगाली थे इन्होंने गोवा पर अधिकार किया हुआ था। तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसीलिए सबसे पहले 1948 में पुर्तगाली ही भारत में आए थे। यानी कि पहले यूरोपी थे जो कि भारत में आए थे और सबसे आखिर में यही भारत से गए थे 1961 में। तो आगे चलकर अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध देखने को मिलते हैं, कर्नाटक के युद्ध। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो 3 युद्ध हुए थे, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।